असल रोना तो यही है। हमसे ज्यादती का आगाज जमहूरियत के सबसे बड़े प्रचारक नेहरू ने किया था। मैंने शायद आपको बताया था ना, उसने बंटवारे से पहले सिख लीडरों को खुद मुख्तारी का झांसा देकर अपने साथ मिलाया था और हिंदुस्तान बनने के बाद सब वादों से मुकर गया, बल्कि सिख कौम को इंतहा पसंद करार दे दिया। सुना है अब खालिसा तहरीक को कमजोर करने के लिए पंजाब को कई टुकड़ों में बांटने की तैयारियां हो रही हैं। मैंने दुखी लहजे में कहा, ये तो बहुत ज्यादती है बुशनदीप भैया। अगर रकबे और आबादी की बात है तो सबसे बड़ा सूबा तो उत्तर प्रदेश है, सबसे पहले उसे तकसीम करना चाहिए। बुशनदीप ने शाकी लहजे में कहा, भाई खुद हमारे पंजाब में लिसानियत की बुनियाद पर तकसीम और तफरीक की जा रही है। हरियाणा के बासियों को उकसाया जा रहा है कि तुम लोगों की अपनी जबान है, लिहाजा तुम्हारा पंजाबियों से अलग सूबा होना चाहिए। मैंने अफसोस भरे लहजे में कहा, ये तो वाकई बहुत तकलीफदेह सूरत हाल है। ये बताइए कि खालसा रियासत के लिए जिद्दोजहद की इब्तिदा कैसे हुई। बुशनदीप ने कहा, मैंने आपको बताया था कि कुछ दूर अंदेश सिख लीडर तो बंटवारे से पहले भी मुसलमानों और हिंदुओं की तरह सिखों की अपनी रियासत का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान बनने के बाद सिख मत और पंजाबी जबान के तई नेहरू सरकार का गलत रवैया इस तहरीक का बुनियादी सबब बना। फिर पंजाब के स्कूलों में पंजाबी बच्चों को हिंदी जबान पढ़ाने से आम लोगों में नाराजगी बढ़ी। बुशनदीप ने ठहर कर मेरे चेहरे पर नजर डाली और पूरी तरह मुतवज्जे पाकर बात आगे बढ़ाई। बोला, इसी सिलसिले में पंजाब में पंजाबी सूबा नामी अवामी तहरीक चलाई गई, जिसका मकसद हिंदी जबान को हटाकर उसकी जगह पंजाबी जबान को सूबा पंजाब की दफ्तरी जबान करार देना था। लेकिन अप्रैल 1955 में खुद को जमहूरियत का चैंपियन कहने वाली हिंदू नवाज नेहरू सरकार ने इस तहरीक पर पाबंदी लगा दी। इस दौरान में हम सिखों को कड़ी आजमाइशों से गुजरना पड़ा। हमारे पुरअमन मुजाहिरों और बेगुनाह ज़ायरीन पर लाठियां बरसाई गईं, जेल में डाला गया और हमारे बहुत से गुरुद्वारों पर हमले भी किए गए। मैंने नाराज लहजे में कहा, ये तो जलती पर तेल छिड़कने वाली बात है। बुशनदीप ने अफसोस से गर्दन हिलाकर कहा, सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि सिख रियासत के मुतालबे को सरकार पाकिस्तान की साजिश बताती है और सिखों को देश का दुश्मन और गद्दार करार दिया जाता है। आपको शायद यकीन न आए, लेकिन अब भी खालसा देश के हिमायती सैकड़ों बल्कि हजारों नौजवान बगैर किसी कानूनी कार्रवाई के उठाकर बंद किए जा रहे हैं। गुरुद्वारों में घुसकर तोड़ फोड़ मामूल की बात है, लेकिन देश की सुरक्षा के नाम पर इन खबरों को अखबारों में छापने की इजाजत नहीं दी जाती। मैंने पूछा, फिर उन उठाए गए नौजवानों के साथ क्या किया जाता है। बुशनदीप ने कहा, मारपीट की जाती है, आइंदा के लिए बाज रहने की सौगंध ली जाती है, वालिदैन को बुलाकर डराया धमकाया जाता है, तंबीह की जाती है कि दोबारा उनके बेटे की शिकायत आई तो उसे गोली से उड़ा दिया जाएगा, और बाज के साथ ऐसा हो भी चुका है। लेकिन उन तमाम हथकंडों के बावजूद खालसा तहरीक आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से जोर पकड़ रही है और भारी तादाद में नौजवान उसके नजरिए को कबूल कर रहे हैं। मैंने पूछा, खालसा तहरीक का सबसे नुमाया लीडर कौन है। उसने कुछ सोच कर कहा, मास्टर तारा सिंह जी को कह सकते हैं। वो हिंदुस्तान की आजादी से पहले से सिखों के अपने देश का मुतालबा करते रहे, फिर खुद मुख्तार पंजाब के लिए लड़ते रहे, अब भी अपनी सी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात बिल्कुल खुल चुकी है कि नेहरू सरकार हिंदुस्तान को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का देश बनाने पर तुली हुई है, जहां किसी और धर्म को मानने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। इसका सबूत दस्तूर की शिक 25 है, जिसमें हम सिखों को हिंदुओं ही की एक किस्म तस्लीम किया गया है। मैंने कहा, लेकिन ये तो सच है ना कि पंजाब में सिखों के अलावा भी बहुत सी कौमें और मजहब के लोग आबाद हैं। बुशनदीप ने हाँ में गर्दन हिलाई। बोला, इससे किसे इनकार है। हम कौन सा ये कह रहे हैं कि सिखों के अलावा बाकी सब कौमें यहाँ से निकल जाएं। खालसा तहरीक से पहले तो सिख रहनुमा अजीत सिंह और तारा सिंह ने नेहरू को कई बार ये बात समझाने की कोशिश की कि हम सिख अक्सरियत वाली रियासत नहीं चाहते, हम तो सिर्फ एक ऐसी रियासत कायम करना चाहते हैं जहां बुनियादी जबान पंजाबी हो, इसमें ये जबान बोलने वाले हिंदू सिख सब शामिल हों। मैंने यूं जाहिर किया जैसे गहरी सोच में हूं। फिर संजीदा लहजे में कहा, मैंने अब तक जो मुशाहिदा किया है उससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारी कौम के साथ वाकई बहुत ज्यादती हो रही है। मैं इंग्लैंड वापस जाकर खालसा तहरीक से हर मुमकिन ताउन करूंगा। बुशनदीप ने खुशी और अफसोस के अजीब मिले जुले जज्बात के साथ कहा, बहादुर भाई, आपको ये सब कुछ बताने का यही मकसद था। हमारी कौम के नौजवानों को ये सब जरूर मालूम होना चाहिए, खासतौर पर विदेश में रहने वाले सिख भाइयों को, क्योंकि यहाँ पर सरकार के जबर की वजह से खुलकर आवाज उठाना मुश्किल है, वसाइल की भी कमी है। विदेश के सिख भाइयों ने साथ न दिया तो ये तहरीक कुछ ही सालों में दबा दी जाएगी। मैंने एक बार फिर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। बुशनदीप ने कहा, भाई बहादुर सिंह, वहाँ के सिख भाइयों को बताओ कि हिंदुस्तान में कितने मुनज़्ज़म अंदाज में हमारी कौम को बर्बाद किया जा रहा है।
सरकार के साथ साथ हिंदू अवाम की जानिब से भी हमें इम्तियाजी सुलूक का सामना है। पंजाब में ज्यादातर सरकारी ओहदों पर हिंदू अक्सरियत काबिज है। फौज में भर्ती अब मेरिट की बजाय आबादी के लिहाज से हो रही है। किसी जमाने में हिंदुस्तानी फौज में 40% सिख होते थे, अब उनकी तादाद मुनज़्ज़म तरीके से घटाई जा रही है। यही नहीं, अपने धर्म पर हमें शर्मिंदा करने के लिए हिंदुओं ने सिखों के बारे में जलील करने वाले लतीफे बनाना शुरू कर दिए हैं। हिंदुस्तान के बाकी इलाकों में मौका मिलते ही हिंदू मासूम सिखों पर हमले करते हैं। मैंने बहुत एहतियात से अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा, मैंने सुना है कश्मीर में मुसलमानों के साथ भी ऐसा ही जुल्म किया जा रहा है। बुशनदीप ने अफसोस भरे लहजे में कहा, हाँ, वो बेचारे भी अपनी ही धरती पर जालिमों की गुलामी करने पर मजबूर हैं। हम पंजाबियों को सोना उगलती धरती की वजह से कम से कम पेट भरने के मसले का तो सामना नहीं है। उन बेचारों के पास तो रोजगार और नौकरी नाम की कोई चीज भी नहीं है। श्रीनगर जैसे बड़े शहर वाले तो फिर भी अच्छी हालत में हैं। दूर दराज इलाकों वाले मुसलमान तो 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। मैंने एक बार फिर मोहतात अल्फाज का इंतखाब करते हुए कहा, लेकिन मैंने सुना था कि बहुत ही कम वसाइल के बावजूद कश्मीर वालों ने आजादी के लिए हथियार उठा लिए हैं और हिंदुस्तानी फौज को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। भूषणदीप ने कहा, हाँ, ये तो मानना पड़ेगा। कश्मीरी बहुत बहादुर कौम है, वहाँ के नौजवान मरने से नहीं डरते। मैंने बज़ाहिर मासूम लहजे में पूछा, क्या वो हम सिखों से भी ज्यादा बहादुर हैं? क्या हमारे नौजवान जीदार नहीं हैं? भूषणदीप कुछ चौंका और फिर जोशीले लहजे में कहा, कैसी बातें कर रहे हो बहादुर सिंह? सिख तो वाहे गुरु का शेर होता है, इसीलिए तो हमें सिंह का खिताब मिला है। हमसे ज्यादा बहादुर कौम कौन सी हो सकती है? मैं बदस्तूर मासूमियत से बोला, लेकिन यहाँ तो मुझे कोई हथियार बंद जिद्दोजहद करता नजर नहीं आता। शायद इसलिए कि हमारे पेट भरे हुए हैं, जान लड़ाने को दिल नहीं करता। या शायद कश्मीरियों की तरह आजादी हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला नहीं। मुझे भूषणदीप के चेहरे पर चंद लम्हों के लिए नागवारी के आसार नजर आए, लेकिन फिर उसके तासुरात हमवार हो गए। बिलाखिर थके हुए लहजे में बोला, भाई, तुम्हारी बात सच है, इसलिए हम जैसे पेट भरों को कड़वी भी लगेगी। जो तुमने कहा कुछ वैसी ही सूरत हाल है। हमारे कुछ नौजवानों ने हथियार उठा रखे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं है और उन्हें अपनों की तरफ से ही मुखालिफत का सामना है। लेकिन सरकार ने सिख मत को हिंदू धर्म का ही एक फिरका करार देकर जो शोला भड़काया है, मुझे लगता है उसकी तपिश बहुत जल्द सिख कौम के बहुत से नौजवानों को हथियार उठाने पर मजबूर कर देगी। अपनी बातों का हस्बे मंशा नतीजा बरामद होते देखकर मैंने दिल ही दिल में खुश होते हुए बज़ाहिर सरसरी लहजे में कहा, मेरा ख्याल है आपको भी तो ऐसे सिख नौजवानों की मदद करनी चाहिए जो अपनी कौम के लिए सर हथेली पर रख कर जिद्दोजहद कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर धीमे लहजे में बोला, अब आपसे क्या पर्दा बहादुर भाई। अमरदीप भाई और मैं दोनों की खालिस्तान तहरीक के सरगर्म लोगों से राब्ते होते रहते हैं और हम अपने पिताजी से चोरी छुपे अपनी बिसात के मुताबिक उनसे माली ताउन भी करते रहते हैं। मैं एकदम खुश होते हुए बोला, मुझे आप दोनों भाइयों से यही उम्मीद थी बुशनदीप भैया। अब मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूं कि अगर हो सके तो खालिस्तान तहरीक के लिए हथियार बंद किसी मुतहर्रक लीडर से मेरी मुलाकात करवा दें। मैं चाहता हूं कि इंग्लैंड से उनके लिए बाकायदगी से माली मदद भेजने का कोई सिलसिला शुरू कर सकूं। भूषणदीप ने कहा, मुझे अपनी कौम के लिए तुम्हारी तड़प जानकर बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम्हें खालिस्तान तहरीक के लिए माली मदद भेजने के लिए यहाँ के किसी लीडर से मुलाकात का खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं है। तकरीबन तमाम मगरबी मुल्कों में खालिस्तान तहरीक के लिए चंदा जमा करने का मुनज़्ज़म निज़ाम कायम हो चुका है। मैं पूछकर तुम्हारे इलाके के करता धरता की तफसीलात तुम्हें बता दूंगा, तुम उससे मिल लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर खालिस्तान तहरीक के लिए हथियार बंद जिद्दोजहद करने वाले हमारे भाई अगर कश्मीर में आजादी के लिए लड़ने वालों से इत्तेहाद कर लें तो एक दूसरे के बहुत काम आ सकते हैं। आपका क्या ख्याल है? उसने जोश भरे लहजे में कहा, आपकी ये तजवीज तो बहुत अच्छी है। दोनों इलाके आपस में मिले हुए हैं, एक दूसरे के लोगों को पनाह दे सकते हैं, मिलकर हिंदू सरकार के खिलाफ कार्रवाइयां भी कर सकते हैं। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे इसी मकसद के लिए खालिस्तान तहरीक के साथियों से मुलाकात का कह रहा था। दरअसल बात यह है कि मैं हिंदू सरकार के मजालिम की सताई इन दोनों कौमों को एक दूसरे से जोड़ने में एक अहम किरदार अदा कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर भूषणदीप चौंका। उसने सवालिया नजरों से मुझे देखा। मैंने धीमे लहजे में कहा, दरअसल पटियाले में कयाम के दौरान में मेरी एक कश्मीरी नौजवान से दोस्ती हो गई थी। इसी दौरान में इत्तेफाक से मुझे पता चला कि वो कश्मीर में जारी आजादी की जिद्दोजहद करने वाले एक मजबूत ग्रुप का सरबराह है। मैं चाहता था उसे बआसानी गिरफ्तार करवा सकता था, लेकिन उसने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की थी, बल्कि कई तरह से एहसान ही किया था।
اس لیے میں نے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے گریز کیا۔ میرے خاموش ہونے پر بشندیپ نے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، پھر کیا ہوا بہادر سنگھ بھائی؟ میں نے کہا، میں نے اسے صاف صاف بتا دیا کہ میں اس کی حقیقت سے واقف ہو چکا ہوں، اور اگر اس نے احتیاط نہ کی تو مزید لوگ بھی اسے پہچان سکتے ہیں اور وہ مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ بشندیپ میری باتوں میں اب زیادہ گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ بولا، پھر کیا ہوا بھائی؟ میرا مطلب ہے آپ کی یہ بات سن کر اس نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ میں نے کہا، اس نے وہی کیا جس کی مجھے پہلے سے توقع تھی، یعنی فوراً پستول نکال کر مجھے گولی مارنے کا سوچا تاکہ اس کا پول کھلنے کا خطرہ ختم ہو جائے، لیکن میں اس سے پہلے ہی اس کے پستول کا میگزین نکال چکا تھا۔ چنانچہ اس کا پستول بیکار نکلا اور میں نے جواب میں اپنا ریوالور سے اس کا نشانہ لیا تو وہ حیرانی اور پریشانی سے میری شکل دیکھتا رہ گیا۔ بشندیپ نے خوشی اور ہیجان سے لبریز لہجے میں کہا، زبردست، میں تو نرا شہری بابو سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو کمال کے بندے نکلے۔ تب مجھے ادراک ہوا کہ میرے اس روپ سے امردیپ تو واقف ہے، بشندیپ کو اس حوالے سے کچھ معلوم نہیں۔ چنانچہ میں نے بات بنائی اور کہا، بھائی میں انگلینڈ میں ضرور پڑھا ہوں، لیکن ہوں تو سنگھ قوم کا سپوت نہ، اور اب آپ نے خود ہی کہا ہے کہ سنگھ کا مطلب تو شیر ہے، تو پھر میں ڈرپوک کیسے ہو سکتا ہوں؟ ویسے سچی بات بتاؤں، ایکشن، ایڈونچر اور جاسوسی فلمیں دیکھنے کے شوق کی وجہ سے میں اس طرح کے کئی داؤ پیچ جانتا ہوں۔ بشندیپ نے جوشیلے لہجے میں کہا، انگریزی فلم تو میں بھی شوق سے دیکھتا ہوں، خاص طور پر مار دھاڑ والی۔ بہت سارے ڈائلاگ سر پر سے گزر جاتے ہیں لیکن کہانی سمجھ آتی ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ ہم کس موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اس نے پوچھا، تم اس کشمیری جنگی جوان کا بتا رہے تھے، تم نے اسے بندوق کے نشانے پر لے کر بے بس کر دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا، اس نے جب خود کو پوری طرح بے بس پایا تو مایوس ہو کر پوچھنے لگا کہ میں اس سے کیا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تمہیں صرف یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں تمہارا دشمن نہیں، کیونکہ میں انگلینڈ کا شہری ہوں اور مجھے یہاں کی سرکار اور ریاست سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ 2-3 دن گزارنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تم ایک اچھے انسان ہو، اور میں ہر اچھے انسان کی قدر کرتا ہوں۔ اگر تم اپنا کشمیر آزاد کروانے کی جدوجہد کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا ہوگا، اور میں تمہارے موقف کی حمایت کرتا ہوں۔ اس لیے محض اتفاقاً معلوم ہو جانے والا تمہارا یہ راز تمہارے دشمنوں تک پہنچانے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ بشندیپ نے میری بات پوری ہونے پر پوچھا، کیا اس نے تمہاری بات کا یقین کر لیا؟ کیونکہ ایسے لوگ بہت کم کسی پر اعتبار کرتے ہیں۔ میں نے کہا، اسے اعتبار کرنا پڑا۔ یہ سب باتیں کرنے کے بعد میں نے اپنا ریوالور نیچے کر کے اپنی جیب سے اس کے پستول کا لوڈڈ میگزین نکال کر اس کے حوالے کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دل ہی دل میں قائل ہو چکا ہے۔ جب اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کا میگزین اس کے حوالے کیا تو اسے میری باتوں پر یقین آ گیا، اور اس نے بھی اپنا پستول ایک طرف رکھ دیا۔ بعد میں اس سے کھل کر بات ہوئی اور اس نے آزادی کی جنگ میں پہلی بار شمولیت کی وجہ اور کشمیر میں تعینات قابض ہندوستانی فوج کے خلاف اپنی کارروائیوں کے بارے میں بتایا۔ بشندیپ کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوا کہ وہ اپنا دلی جوش بمشکل دبا پا رہا ہے۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، آپ تو میرے اندازے سے زیادہ ذہین اور دور اندیش نکلے۔ اس کشمیری بندے سے ملاقات کے بعد اسے خالصتان تحریک کے سرکردہ رہنماؤں سے ملانے کا اچھوتا خیال آپ کی سمجھداری کا ٹھوس ثبوت ہے۔ آپ مجھے بس 2 دن کا وقت دیں، مجھے ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان سے ملنے ہوشیارپور کے قصبے ٹانڈا جانا پڑے گا، جہاں اس کا ڈینٹل کلینک ہے۔ وہ بظاہر سیاسی جدوجہد کرتے ہیں، لیکن در حقیقت انہی کی خفیہ سرپرستی میں ہتھیار بند خالصتان تحریک چل رہی ہے۔ میں نے کہا، لیکن آپ نے ماسٹر تارا سنگھ کو خالصتان تحریک کا سب سے بڑا لیڈر بتایا تھا۔ بشندیپ نے قدرے دفاعی لہجے میں جواب دیا، بولا، دیکھو بھائی، ماسٹر تارا سنگھ جی کو خالصتان تحریک کا سب سے بڑا رہنما اس لیے مانا جاتا ہے کہ سنگھوں کے لیے الگ دیش کے نعرے میں سب سے طاقتور آواز اسی کی رہی ہے۔ ہندوستان بھر کے گردواروں کا انتظام سنبھالنے والی تنظیم کا کرتا دھرتا بھی وہی ہے۔ سکھوں میں اس کے لیے بہت عزت ہے، کیونکہ پچھلے 30 سال میں وہ سکھوں کے حقوق کی جدوجہد کے نتیجے میں 30 بار جیل جا چکا ہے۔ میں نے کہا، تو بھائی پھر آپ کو ماسٹر تارا سنگھ سے ملاقات کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر جگجیت سنگھ چوہان کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ میرے سوال پر بشندیپ کا چہرہ بجھ سا گیا۔ بولا، بات یہ ہے بھائی، اپنی قوم کے لیے الگ دیش یعنی خالصتان کے لیے ماسٹر تارا سنگھ کی شخصیت، سوچ اور نظریہ رفتہ رفتہ نئی نسل کے سکھوں میں اپنی مقبولیت کھوتا جا رہا ہے۔ اس نے پورے جوش و خروش سے سکھ قوم کے لیے الگ دیش یعنی خالصتان کا نعرہ لگا کر قوم کی امنگیں جگائیں اور قوم کا سربراہ بن گیا۔
लेकिन फिर अपने मुतालबे पर जमा रहने की बजाय अपनी सियासी जमात अकाली दल बनाकर महज खुद मुख्तार पंजाब सूबे पर आ गया और अब तो सुना है वो अपने मुतालबे के लिए भूख हड़ताल पर बैठने वाला है। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि अब वो एक तरह से नेहरू सरकार की मर्जी के रास्ते पर चल रहा है और खालिस्तान के कयाम का मुतालबा अमलन तर्क कर चुका है। बुशनदीप ने कोई जवाब देने के बजाय महज असबात में सर हिलाने पर इक्तिफा किया। मैंने अगला सवाल किया और कहा, डॉक्टर जगजीत सिंह चौहान की खालिस्तान तहरीक से मुताल्लिक सरगर्मियां नेहरू सरकार के इल्म में तो नहीं है ना? मेरा मतलब है वो मंजर-ए-आम पर रहकर तो ये सब नहीं कर सकते। बुशनदीप ने कहा, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। वो इंतहाई राजदारी से अपना मिशन आगे बढ़ा रहे हैं। वो होशियारपुर में अपने डेंटल क्लिनिक पर भी बाकायदगी से बैठते हैं, लेकिन उनका मकसद पैसे कमाना नहीं, बल्कि इस तरह उन्हें मेरे जैसे हम ख्याल लोगों से मुलाकात का बआसानी मौका मिल जाता है, जो मरीज बनकर जब चाहे उनके क्लिनिक पर आ सकते हैं। मैंने पूछा, तो फिर ऐसा करें ना कि मुझे भी मरीज बनाकर साथ ही ले जाएं, मैं खुद उन्हें समझा दूंगा। बुशनदीप ने कहा, मेरा ख्याल है ये अभी मुनासिब नहीं है। मैंने बताया ना कि डॉक्टर साहब बहुत मोहतात रहकर राजदारी से अपने मामलात आगे बढ़ा रहे हैं। आपकी बराह रास्त आमद और इतने खतरनाक मामले पर गुफ्तगू की पेशकश से वो परेशान हो सकते हैं। हो सकता है वो मेरी तरफ से आपके काबिल एतबार होने की यकीन दहानी भी फौरन कबूल न करें। मैं पहले उनसे इंदिया ले लूं, फिर उसके मुताबिक अमल करना होगा। ये भी मुमकिन है कि वो अगले ही रोज तुम्हें लाने की हिदायत कर दें। मैंने कहा, ठीक है, आप डॉक्टर साहब से जाकर उन्हें पूरा मामला समझाकर उनकी राय पूछें। तब तक जाकिर भी बानिहाल कश्मीर से वापस आ जाएगा। मैंने जहीर की जगह जाकिर और किश्तवाड़ की जगह बानिहाल का फर्जी नाम जानबूझकर लिया था, क्योंकि मैं मामला पूरी तरह तय होने से पहले अपने दोस्त और उसकी मुकद्दस जंग को खतरे में डालने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। बुशनदीप ने मेरी बात सुनकर कहा, अच्छा, तो तुम्हारे कश्मीरी दोस्त का नाम जाकिर है? मैंने कहा, हाँ, वो बानिहाल और इर्द गिर्द के इलाकों में काबिज हिंदू फौज के खिलाफ मुसल्लह जदोजहद का मरकजी किरदार है। उसने बताया था कि वो लोग दर्जनों हिंदुस्तानी फौजियों को ठिकाने लगा चुके हैं और अब वो उनके जेर कब्जा इलाकों में कदम रखने की जुर्रत नहीं रखते। जाकिर ने बताया है कि उसके मुजाहिद साथियों की तादाद अब 2 दर्जन के करीब हो चुकी है और वो लोग जदीद हथियारों से लैस हैं। बुशनदीप ने कहा, ओहो, मुझे नहीं मालूम था कि कश्मीर में आजादी की जंग इतनी जोर पकड़ चुकी है। तुम्हारा दोस्त जाकिर तो बहुत जांबाज लगता है। मैंने कहा, उसने बताया है कि उन्होंने बहुत सी जानों की कुर्बानियां देकर अपनी ये मजबूत हैसियत बनाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे इलाके के लोग उनके हम नजरिया हैं और उन मुजाहिदों की हर मुमकिन मदद करते हैं। अगर हमारी तहरीक भी इतनी जोरदार जद्दोजहद कर रही होती तो आज खालिस्तान के कयाम की मुहिम पूरे पंजाब में जोर पकड़ चुकी होती। बुशनदीप ने कदरे खिसियाने लहजे में सफाई पेश की। बोला, खालिस्तान तहरीक के हमदर्दों और हामियों की तादाद भी कम नहीं है, बस हथियार बंद जत्थे की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। दरअसल कठपुतली पंजाब सरकार खालिस्तान तहरीक को जड़ से उखाड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। किसी पर खालसा नजरिए के पैरोकार होने का सिर्फ शक भी हो जाए तो बगैर वारंट के उसे उठा लिया जाता है और फिर बगैर किसी अदालती या कानूनी कार्रवाई के उसे काल कोठरी में फेंक दिया जाता है। मैंने बताया ना, ऐसे खालसा जवानों की तादाद सैकड़ों नहीं हजारों में है। मैंने कहा, अफसोस है, ऐसा जुल्म होने के बावजूद हमारे बहुत से सिख भाई हिंदुओं का गुलाम बने रहने पर राजी बरजा हैं। बुशनदीप ने कहा, अफसोस की बात तो बेशक है, लेकिन हमारे लोगों में रफ्ता रफ्ता बेदारी की लहर पैदा हो रही है। वाहे गुरु ने चाहा तो बहुत जल्द कश्मीर की तरह पंजाब में भी हिंदू सरकार के जुल्म ज्यादती का मुंह तोड़ जवाब देने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मैंने बुशनदीप को मजीद शर्मिंदा करना मुनासिब न समझा और गुफ्तगू का रुख असल मौजू की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा, भाई बुशनदीप, मैं चाहता हूं कि आप अमरदीप भाई को भी साथ लेकर डॉक्टर साहब के पास जाएं। मेरा ख्याल है आप दोनों भाइयों की तरफ से मेरे हवाले से मुस्बत यकीन दहानी पर वो जल्द मुतमईन हो जाएंगे। बुशनदीप ने इस बात में सर हिलाया। बोला, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ, ये ट्रक रवाना कर दूं, फिर हम दोनों जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वहाँ तो सरदार ब्रह्मदीप सिंह भी विराजमान हैं, उनके सामने हिंदू सरकार से ऐसी बगावत वाली मुशावरत कैसे कर सकते हैं? मेरी बात सुनकर बुशनदीप भी मुस्कुरा दिया। बोला, हाँ, पिताजी के वहाँ से टलने का तो इंतजार करना ही पड़ेगा, वो तो हमारी देशद्रोही बातों से ही परेशान हो जाते हैं। चलें, वापस हवेली पहुंचकर तुम्हारे कमरे में महफिल जमा लेंगे, इसी बहाने तुमसे तफसीली गपशप का भी मौका मिल जाएगा।